पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। भीषण गर्मी में बरामदे में जमीन पर बैठकर छात्रों ने किया पर्चा हल। नवविवाहिता की जलकर मौत, परिजनों ने लगाया ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना का आरोप। वित्तीय संकट से जूझ रही नगरपालिका, लिए जा सकते हैं कड़े फैसले। नगर में फिर छा सकता है जल संकट, वेनगंगा में 8 दिन का पानी। शिक्षकों की परीक्षा पर संगठनों ने जताया विरोध। शासन का बड़ा फैसला, छात्राओं का महाविद्यालय पंजीयन होगा निःशुल्क। और नाबालिग से छेड़छाड़, आरोपी को 3 साल की सजा। और अब खबरें विस्तार से। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा 10वीं ओपन स्कूल परीक्षा के तहत बुधवार को सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान का पेपर आयोजित किया गया, जिसमें बहुत अधिक अव्यवस्थाएं देखी गई। शहर के शासकीय नवीन बालक हाई स्कूल बूढ़ी में छात्र बरामदे में नीचे बैठकर भीषण गर्मी में पर्चा हल करते रहे, जिस कारण उन्हें बहुत ही अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा। स्कूल की क्षमता से ज्यादा बच्चे आवंटित कर दिए गए। इस स्थिति में मजबूरनवश बच्चों को बरामदे में गर्मी में बैठाकर परीक्षा आयोजित करानी पड़ी। स्कूल की प्राचार्य मंजुलता मिश्रा बताती है कि हमारे द्वारा जानकारी दी गई थी, लेकिन माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के आदेश के अनुसार परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है। आज तो पहली बार सिटिंग हुई वहाँ पे। हाँ, देखिए, हमारे स्कूल की कैपेसिटी से ज़्यादा बच्चे हमको आवंटित किए गए हैं। इस स्थिति में हमको मजबूरनवश बच्चों की सिटिंग व्यवस्था बरामदे में करनी पड़ी है। गर्मी बहुत तेज़ है, इसके सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं। कुल कमरे हमारे पास 3 हैं, जबकि हमने बालक बूढ़ी की बिल्डिंग भी ली है, तो भी वहाँ पर हमने कुछ बच्चों को बरामदे में बैठाकर उनकी परीक्षा लेना सुनिश्चित। अब भाई ये तो मंडल का काम है, हमने रिक्वेस्ट किया था, लेकिन ऊपर से ये आदेश है कि मैडम कैसे भी करके आप परीक्षा संपन्न कराइए, बरामदे में बैठाइए। तो हम लोग मेल भी किया है हम लोगों ने, लेकिन हम बरामदे में बैठ के खाली 2 दिन बरामदे में बच्चों की संख्या ज़्यादा है, इसीलिए आज और कल। बाकी दिन बच्चों की संख्या कम है, तो बच्चे आसानी से कमरों में परीक्षा दे सकेंगे। लालबर्रा थाना अंतर्गत ग्राम मुरझड़ में नवविवाहिता मनीषा पति जितेंद्र बाहेश्वर की खाना बनाते समय आग से झुलसने से 11 जून को जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। 12 जून को मृतका के पीएम के दौरान मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद पुलिस की जांच के बिंदु अब बदल गए हैं। हम सभी खेत में थे, अचानक किसी ने जानकारी दी। हम दौड़ते हुए घर आ पहुंचे तो हमारी बहू बहुत अधिक मात्रा में जल चुकी थी। इलाज के लिए अस्पताल लेकर आए तो यहाँ उसकी मौत हो गई। कल 8 बजे की सुबह 8 बजे की। आप लोग कहाँ थे उस समय? खेत में, यानी गन्नाबाड़ी में था। और घर पे कौन था? घर में कोई नहीं थे। आपको कैसे सूचना मिली? मैं खेत से मतलब घर आ रहा था या नाश्ता कर लूँगा कह के, तो इधर बताने लगे कि तुम्हारे बहू ने आग लगा ली कह के। तो मैं आया, बहुत दूर से भगते भगते आया। फिर उठा के इधर ही लाया, मतलब हॉस्पिटल से गाड़ी वाड़ी बुलाए। तो कहाँ जगह भर्ती किया आपने? यहाँ बालाघाट बूढ़ी हॉस्पिटल में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में फिर यहाँ से रेफर की नागपुर के लिए, तो भंडारा तक गई, वहाँ दम तोड़ दिए। तो फिर वहाँ पे भंडारा के हॉस्पिटल में मतलब लिखा पड़ी हुई, और वहाँ से रिटर्न वापस ही है। शादी के दूसरे दिन से ही बेटी बार बार शिकायत कर रही थी कि ससुराल वाले टीवी, कूलर सहित अन्य दहेज की मांग कर रहे हैं। इस बात से परेशान होके बेटी ससुराल नहीं जाना चाहती थी। एक दिन पहले ही हमने उसे समझा बुझाकर उसे ससुराल भेजा, जिसके बाद यह घटना हो गई।
इसकी बारीकी से जांच होनी चाहिए। हमको पता नहीं जी, लेकिन वो पहले गई ना 4 दिन अच्छा रही और 4 दिन के बाद में वो रोना बता रही थी मेरे को टीवी होना, पंखा होना, कूलर होना, LCD होना, सोफा सेट होना। मेरे को लड़ते हैं घर में, सास भी लड़ती है, नंदन भी, ससुर भी, देवर भी, घरवाला भी लड़ते हैं। ऐसा करके बोल रही थी वो नहीं जा रही थी कल, तो उसको बोली चले जा बेटी, एक बार चले जाना, कुछ कहेंगे तो फिर बताना। ऐसा करके हम उसको ज़बरदस्ती में भेजाई, नहीं तो नहीं जा रही थी वो लड़की। तो जवई भी था, दोनों जन गए, उसको छोड़ के आए उनके घर में। छोटा वाला जवई, दोनों बहन का शादी करे हैं अभी, अप्रैल में 25-26 का था शादी। नगर पालिका इन दिनों वित्तीय संकट से जूझ रहा है। इस समस्या के हल के लिए बुधवार को नगर पालिका में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें करोड़ों के टैक्स वसूली कैसे की जाए इस पर गहन मंथन और चिंतन किया गया। वहीं कुछ कड़े निर्णय लिए गए, जिसमें वसूली में कोताही व टैक्स का भुगतान समय पर न करने वालों को नगर पालिका की सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। वित्तीय संकट से नगर पालिका जूझ रहा है, जिसे देखते हुए मकान टैक्स, नल का किराया के लिए एक अभियान चलाकर वसूली की जाएगी। ये वार्ड वाइज जो है ये आपके परसेंटेज 1 से 35 तक। अभी तो वर्तमान में वो वसूली करता है तो उसका नाम लिख लीजिए और वो आपको दस्तावेज करना है। वार्ड नंबर 9 में 19% ही हुई। अच्छा, पानी भी ले रहे हैं, ये पानी वाली बात नहीं है। हाँ, वहाँ पर क्या है, विभाग में बहुत सारी हमारी वसूली लंबित पड़ी हुई थी और नल विभाग भी हमारा कुछ नल जल कर जो ये अलग था, इसको भी आज हमने राजस्व में मिक्स कर दिया कि इसकी वसूली भी अब राजस्व वाले करेंगे। और दूसरी बात, कई डिमांड थी, बहुत पुरानी लोग पैसे नहीं, तो उनको अभी निर्देशित करें कि अगर मान लो 50% से ऊपर जिसकी भी बाबू की वसूली नहीं होगी तो हम उसको चेंज कर देंगे, हटा देंगे। और दूसरी बात कि ज़्यादा से ज़्यादा वसूली नगर पालिका के आय कैसे बढ़े, इस दिशा में भी उनसे विचार विमर्श मांगे। नगर पालिका में जैसे गार्डन में बन के दुकान तैयार बैठी है, उसको हमको नीलाम कराना है। तो दुकान आने को जगह ऐसी है जहाँ पे लोग मांग कर रहे हैं, जगहों में लोग अगर मान लो खाली पड़ी रहेगी तो लोग कब्जा करेंगे, तो वहाँ दुकान बनाना है। नगर पालिका के सामने की छतों की नीलामी कराना है। बस स्टैंड में जो जर्जर दुकान हो गई उसको दुकान बना कर ऊपर छत और बाजू में दुकानें बना कर नीलाम कराना है। ऐसे अनेकों चीज़ों पर हमने निर्णय लिया, उसको तत्काल कार्रवाई करा रहे हैं। राजस्व कितनी वसूली बची है लगभग, राजस्व की और नल जल की लगभग कितना? नल जल की लगभग 2-2.5 करोड़ रुपए नल की बची हैं वे, और 2 से 3 करोड़ रुपए टैक्स के भी हैं। लगभग 50% राशि अभी टैक्स की हमारी वसूली पे। हाँ नहीं, टैक्स के भी 5 करोड़ रुपए, ये सब लगभग बहुत राशि बची हुई है। ये सब राशि भी आ जाएगी तो काम की गति, विकास की गति तेज होगी। क्या है कि कर्मचारी हमारे पास बहुत है और काम तेजी गति से नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया में आपत्तिजनक फोटो पोस्ट किए जाने को लेकर नगर पालिका के पार्षद काफी नाराज है। उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप पर आपत्तिजनक फोटो पोस्ट किए जाने वाले नगर पालिका के कर्मचारी और ग्रुप एडमिन के खिलाफ कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। नगर पालिका के कर्मचारी के द्वारा सोशल मीडिया के ग्रुप में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष वर्तमान सांसद सोनिया गांधी की आपत्तिजनक फोटो पोस्ट कर दी है। आज नगर पालिका के कर्मचारी के ग्रुप जवाहरी लाल के ग्रुप में आपत्तिजनक फोटो प्रकाशित की गई। जिन बंधुओं की फ़ोटो थी उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यूपीए की पूर्व चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, दोनों की बहुत आपत्तिजनक फ़ोटो को प्रकाशित किया गया है, जो हमारे संज्ञान में आई। और आज हम उस व्यक्ति और उस ग्रुप एडमिन के खिलाफ FIR दर्ज करने कोतवाली में जा रहे हैं। ये किसने भेजा है ग्रुप में फ़ोटो? नंबर उसमें है, उसके स्क्रीनशॉट लेके उसका कॉपी निकाल ली गई है और उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए आवेदन नगर पालिका में दे रहे हैं। कोई रवि नामदेव करके हैं। क्या है ये रवि नामदेव जी भी वहाँ पर हैं क्या नगर पालिका में? मेरे हिसाब से जो नाम आ रहा है वो तो लग रहा है कि वो नगर पालिका के कर्मचारी हैं और जो ग्रुप एडमिन है वो भी नगर पालिका का कर्मचारी है। शहर के मोती तालाब सहित विभिन्न स्थानों पर पर्यावरण सुरक्षा के लिए बीते 1.5 वर्षों से काम कर रही कदम संस्था शहर को सुंदर बनाने के लिए दीवारों पर आकर्षक पेंटिंग बनाने की तैयारी कर रही है। इसी कड़ी में बुधवार को नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धुआरे से बैठक कर एक साझा कार्यक्रम तैयार किया गया। बहुत सारे बच्चे कॉलेज के लोग बच्चे हैं,
इसमें क्या होना, ये नगर की दीवार में है ना, बहुत ज्यादा अच्छा होगा। इसमें आप करवा लो, इसमें जो मदद लगती है ना, जो अच्छा बच्चा बनाएगा उसको इनाम लेकिन आप सब लोग जैसे किसी का बच्चा खड़ा होकर करता है ना, तो उसके माता पिता दूसरे को आके दिखाते, देखो मेरे बेटे ने करा, देखो इस मोहल्ले वाले को दिखाता है, ये उसकी। कदम संस्था शहर के लिए बहुत बेहतर काम कर रही है। पर्यावरण सुरक्षा, शहर की सुंदरता और पॉलीथीन मुक्त बालाघाट निश्चित नगरपालिका इनके हर कदम के साथ कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। में कदम संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है। पेड़ पौधे और पर्यावरण को बचाने की दृष्टि से बहुत अच्छी पहल है कि ये जितने भी पौधे लगा रहे हैं उसकी देखरेख भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ उन पौधों को कैसे जीवित रखें इस दिशा में भी काम कर रहे हैं। और शहर में जितनी भी वॉल है हमारी, अभी मोती तालाब की वॉल है, उस पर ड्राइंग डिजाइन बना के उसको सुंदर बनाने की दिशा में भी काम कर रहे हैं और अनेक सामाजिक संगठनों को मिला करके ये काम करना चाहते हैं। इसमें हम इनका पूरा सहयोग कर रहे हैं और मैं बालाघाट के नगर के वासियों से भी चाहूँगा कि इनका सहयोग करें, पेड़ लगाने में मदद करें और ये जो जागरूकता अभियान चला रहे हैं कि प्लास्टिक कचरा और अनेकों जो कचरा सड़क पे पड़ा रहता है जो लोग फेंकते हैं, उनको जागरूक करने के लिए भी ये संस्था काम कर रही है। तो मैं इस संस्था पर्यावरण के साथ साथ शहर की सुंदरता के लिए कदम संस्थान वर्षों से काम कर रहा है। इसी कड़ी में शहर के अंबेडकर चौक से कालीपुतली चौक तक मोती तालाब सभी दीवारों पर आकर्षक पेंटिंग बनाने का कार्य आगामी रविवार को किया जाएगा। आज हम लोगों ने यहाँ पे नगरपालिका में हम नगरपालिका अध्यक्ष माननीय श्री अनिल तिवारी जी से मिलने आए थे और सीएमओ साहब श्री नफाड़ी जी से मिलने आए थे, क्योंकि हम लोगों को इनसे समय समय पर सहयोग मिलता रहा है। हमने जो भी सहयोग मांगा है, अभी हमको मानसून आ रहा है, हमको वृहद कार्यक्रम करना है वृक्षारोपण का, और इसके साथ ही अब हमारे सदस्यों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है, काफ़ी लोग प्रेरित होकर इससे जुड़ रहे हैं। तो हमारी कदम संस्था में एक और विंग खुला है जो कि नगर के सौंदर्यीकरण और स्वच्छता पर ध्यान देगी। तो उसी के संदर्भ में आज हमने ये मुलाकात की थी। हमने इसके लिए सुश्री मौसम हरिन खेड़े जी से भी बात की और सही बताऊं तो इसकी प्रेरणा स्रोत श्रीमती जानकी दुबे हैं, जो कि भोपाल में अपना स्वच्छता मिशन कार्यक्रम की कंसल्टेंट है। तो उनसे हमको गाइडलाइंस मिल रही हैं। इस तरीके से हम काफ़ी लोगों को इसमें जोड़ रहे हैं और हम नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ साहब और सुश्री मौसम हरिन खेड़े जी और सबसे यही हम अपेक्षा करते हैं कि जैसा सहयोग हमें हमेशा मिलता रहा है वो हमें आगे भी मिलता रहेगा। आधा जून बीत गया लेकिन अब तक जिले में बारिश नहीं हुई। सूरज आग उगल रहा है। अधिकतम तापमान 40 डिग्री पहुंच रहा है। सुबह 9 बजे से ही सड़कों पर सन्नाटा पसरने लगता है। कृषि विभाग के अधिकारी बताते हैं कि जिले में 13 जून से 16 जून के भीतर प्री मानसून बारिश हो सकती है, जिससे शायद थोड़ी गर्मी से राहत मिले। लेकिन अभी मानसून की बारिश होने में देरी है। अभी बारिश भी हुई तो लोगों को थोड़ी गर्मी से राहत तो मिल सकती है। आपको बताएं कि स्वास्थ्य विभाग ने जून माह में एक बार फिर भीषण गर्मी को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें लोगों से अपील की गई है कि जरूरत होने पर ही आप धूप में बाहर निकले। अगर आप धूप से बाहर निकलते हैं तो पूरी सुरक्षा के साथ निकले, जिससे आपके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव ना पड़े। वैनगंगा नदी की धारा सूख गई तो जिला प्रशासन और नगर पालिका ने चट्टान फोड़कर पानी की व्यवस्था की तो कुछ मदद भीमगढ़ बांध ने कर दी। शहर वासियों को राहत मिली और दोनों समय पानी भी मिलना शुरू हो गया। लेकिन लगातार पड़ रही भीषण गर्मी और जून माह की 12 तारीख बीत जाने के बाद भी जिले में प्री मानसून बारिश न होने के कारण एक बार फिर नदी जलस्तर तेजी से घट रहा है। स्वयं नगर पालिका के माथे पर बल पड़ गया है। अनुमान ही लगाया जा रहा है कि महज 8 दिन का पानी नदी में शेष बचा हुआ है। जल्द बारिश नहीं हुई तो परेशानी होना तय है। इससे पहले नगर पालिका ने पानी की कटौती शुरू कर दी है। और आज की स्थिति में भी आज मैं बता रहा हूँ कि मैं गया था फिल्टर प्लांट नदी तरफ देखा तो आज भी पानी एकदम तेजी गति से कम हो गया। आज हमने फिर अपने पूरे कर्मचारियों को लगा करके फिल्टर वो क्या बोलते हैं भटरा फिल्टर प्लांट के वहाँ से जो गड्ढा है उधर से पानी इधर खींचना चालू कर रहे हैं। क्योंकि और जो अभी हमने बीच में दोनों टाइम देना चालू करते फिर से हमने एक टाइम पे कर दिए, क्योंकि अगर जितने जल्दी बरसात हो जाएगी तो ठीक है, नहीं तो 8, 10 से 15 दिन ही हम पानी दे पाएंगे।
उससे ज़्यादा पानी नहीं दे पाएगी। मतलब 8-10 दिन, मतलब एक सप्ताह मिनिमम पानी दे पाएंगे। मिनिमम 10-12 दिन का पानी अपने पास अभी है कि हम एक टाइम बढ़िया सबको दे दें, नहीं तो फिर उसके बाद में विकट स्थिति होगी। मध्य प्रदेश के साथ साथ बालाघाट जिले में बीते दिनों से हो रही अघोषित बिजली कटौती के विरोध में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा लालटेन रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। नगर के भाजपा कार्यालय से यह रैली सांसद डॉक्टर ढाल साहब बिसेन के नेतृत्व में निकाली गई, जो शहर का भ्रमण करते हुए वापस भाजपा कार्यालय पहुंची। सांसद ढाल साहब बिसेन बताते हैं कि बीते 15 साल से लोगों को भरपूर रूप से बिजली मिल रही थी। आज ऐसा क्या हो गया कि अचानक बिजली गुल हो जाती है, बिना बताए अघोषित बिजली गुल कर दी जाती है। 45 से 47 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, इसके बाद भी बिजली विभाग मनमानी पर आमदा है। आप आए दिन देखते हैं कि बिजली की समस्या कितनी विकराल होती जा रही है। जिस प्रदेश में सरप्लस बिजली रही हो, 15 साल तक लोगों को अबाध रूप से बिजली मिलती रही हो, आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि जब देखो जब घंटों बिजली गोल हो जाती है, बिना बताए बिजली बंद हो जाती है। और आज इस भीषण गर्मी में जब 45, 47 और 48 डिग्री तक टेम्परेचर जाने लगा, ऐसी परिस्थिति में जब प्रदेशवासियों को दिन की तपती धूप में उनको जब शीतल हवा की ज़रूरत है, उनको कूलर और पंखे और सारे चलाने हों, AC चलाने हों, तब उसमें बिजली नहीं मिल पा रही। तो उन लोगों से पूछे कि गर्मी में उनका क्या बेहाल होता है। और जब जनता ने वो दिन भी देखे हैं जब उनको इतनी बिजली मिलती थी कि कभी उनको बिजली की कमी खली नहीं। और इसलिए आज लोगों को फिर से ये याद आने लग गया कि जिस तरह से दिग्विजय सिंह की सरकार में बिजली जब सोते थे तब आती थी और उठने के पहले चले जाती थी, तो हम लोग कहते थे कि आती कब और जाती कब ये पता नहीं है। आज वही परिस्थिति फिर पूरे प्रदेश में पैदा हो गई है। और इसलिए कमलनाथ जी की सरकार को ये चेताने के लिए कि आप होश में आओ, मध्य प्रदेश की सरकार में आप ठीक से बिजली उनको दो। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश को जो संवारा था और अच्छा बनाया था और बिजली 24 घंटे मिल रही थी, आज अचानक कांग्रेस सरकार आने के बाद बिजली की अघोषित कटौती ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। इसी के विरोध में आज भाजपा द्वारा रैली निकाली गई थी, क्योंकि आगामी दिनों में लोगों को शायद यही लालटेन फिर से याद आ जाए। 15 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने जो मेहनत करके इस देश को संवारा और अच्छा बनाया था और बिजली 24 घंटे मिल रही थी और लगभग सरप्लस भी हो रही थी, लेकिन आज अचानक कांग्रेस सरकार आने के बाद, कमलनाथ की सरकार आने के बाद जिस प्रकार से बिजली की कब जाती है कुछ समझ में नहीं आता, कभी भी बिजली चली जाती है। हमें वही दिग्विजय सिंह की सरकार फिर से याद करवा रहे हैं कमलनाथ जी। और जिस प्रकार से उस समय हम समझ में नहीं आता था कब आती थी कब चली जाती थी, वही स्थिति पुनः आ गई है। ऐसी सरकार को बदलना भी आवश्यक है और ऐसी सरकार से हम मांग भी करते हैं कि बिजली कटौती जो आज इस गर्मी के इससे तपतपाती हुई धूप और गर्मी की वजह से लोग बड़े परेशान से हो रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों में ऐसा करना केवल ट्रांसफर उद्योग में यह सरकार लगी है। मुझे ऐसा लगता है किसी प्रकार से व्यवस्थाओं में उनका ध्यान बिल्कुल नहीं है। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार 10वीं बोर्ड परीक्षा में 30% से कम रिजल्ट देने वाले शिक्षकों की 12 जून को दक्षता परीक्षा आयोजित की गई। शहर के उत्कृष्ट स्कूल और महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला में गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी के 27 शिक्षकों को परीक्षा में शामिल होना था, जिसमें से 20 शिक्षक ही शामिल हुए। इस तरह की परीक्षा आयोजित की जाने को मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के पदाधिकारी न्याय संगत नहीं बता रहे हैं। मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुनील मेश्राम बताते हैं कि यह पूरी तरह से गलत है कि शिक्षकों की परीक्षा आयोजित की जाए। उनके संगठन के माध्यम से उन्होंने पहले भी मध्य प्रदेश शासन को इस बात की सूचना दी थी कि इस स्तर की परीक्षा आयोजित की जाए। सर्वथा अनुचित है ये तो। मध्य प्रदेश शासन को पहले भी हमारे संगठन ने विरोध जाहिर कर चुका है और वो
ये देखने में आ रहा है कि शिक्षकों को योग्यता नापने के बहाने से जो अपमानित करने वाले लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, कहीं न कहीं पर ये पूर्व प्रदेश शासन के उच्च अधिकारी उसी मानसिकता के घोतक है और उन पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। और अभी वर्तमान में जो माध्यमिक और हाई स्कूल के शिक्षकों को परीक्षा लेकर के योग्यता जांचने का विषय इन्होंने तैयार किया हुआ है, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। समाज में अगर शिक्षकों की ये स्थिति रहेगी तो पूरा शिक्षा विभाग चरमरा जाएगा। ये कलंकित करने वाला अपमानजनक कार्यक्रम है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा शिक्षकों को शिक्षण कार्य के अलावा विधानसभा, लोकसभा सहित विभिन्न तरह के कार्य लिए गए हैं, जिससे शिक्षकों के शिक्षण कार्य के लिए समय नहीं मिलता है। उसके ऊपर ग्रामीण परिवेश में बच्चों का पढ़ाई के प्रति रुचि न लेना, कम रिजल्ट का यह भी बड़ा कारण है। शासन इन सब चीज़ों पे पहले जांच कराना चाहिए कि रिजल्ट कम क्यों आया है। उसके बाद ये जो अनावश्यक, और दूसरा सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि आप समाज में ये थोपने का प्रयास कर रहे हैं कि पुस्तक लेकर के शिक्षक परीक्षा देगा। ये एक बहुत ही निंदनीय विषय है। मैं राज्य अध्यापक संघ की ओर से इसकी निंदा करता हूँ शासन की, कि बहुत गलत निर्णय है ये, और इससे निश्चित ही अच्छे परिणाम नहीं आएंगे। शिक्षक हमारा निराश हो रहा है, पूरे प्रदेश में शिक्षक की भावना निराश हो रही है, इससे शिक्षक टूट रहा है इससे। और शासन निश्चित ही, मैं कहूँगा कि शासन इस जानबूझ करके ऐसी व्यवस्था बनाने के ऐसा प्रयास कर रही है कि निजीकरण की ओर स्कूल शिक्षा विभाग को ढकेलने का प्रयास कर रही है। और इसमें निश्चित ही हम पूरे प्रदेश में इसका विरोध करेंगे और शिक्षकों की गरिमा बनाए रखने का हम पूरा प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार यह परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें देखने आया था कि परेशानी कहां पर है। मकसद ये है कि जहां हमारे हाई स्कूलों के में जिस विषय का रिजल्ट 30% से कम था, तो उन शिक्षकों की परीक्षाएं हम लोग आयोजित की है, ये जानने के लिए कि आखिर कहाँ दिक्कत है, उसकी मतलब अपना एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे और उसका पता करेंगे। बाकी आगे जो दिशा निर्देश होंगे वो ऊपर तय हो रहे हैं भोपाल लेवल से, स्टेट लेवल से, उसके अनुसार। सर कितने टीचर बैठे थे आज? टीचर आज हाई स्कूल में 20 टीचर बैठे हैं। 20 है ना? 20। सर टोटल अगर बात की जाए जिले की, तो जिले में कितने टीचर थे जिनको परीक्षा में शामिल होना था? परीक्षा में शामिल होना था 27 टीचर थे। 27 में 20 टीचर उपस्थित थे। सर कुछ शिक्षक संघ के द्वारा सर विरोध भी किया गया इस परीक्षा का, कि ये अपमानित करने का कार्य किया जा रहा है उच्च अधिकारियों द्वारा। देखिए, इसके बारे में तो उच्च अधिकारी बता पाएंगे, मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। मैं तो एक सिपाही हूँ जो आदेश पर। राज्य शासन ने प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में इस शैक्षणिक सत्र में स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में छात्राओं को ऑनलाइन प्रवेश पंजीयन के लिए सभी चरणों में पोर्टल शुल्क से पूर्णतः छूट दी है। छात्राओं को महाविद्यालयों में प्रवेश संबंधी ऑनलाइन पंजीयन के लिए पोर्टल निःशुल्क उपलब्ध रहेगा। छात्रों के लिए यह शुल्क 50 रुपए प्रति छात्र यथावत रहेगा। छात्राओं के संपूर्ण पोर्टल शुल्क एवं छात्रों के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क की एमपी ऑनलाइन को प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जाएगी। लालबर्रा तहसील मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर बांदरी पंचायत अंतर्गत ग्राम हुड़की पानी की समस्या से स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। प्रशासन ने पानी के लिए हैंडपंप खुदवाने, जिसमें फ्लोराइड युक्त पानी निकल रहा है। लोगों ने यहां पर कुआं खुदवाने की मांग की, लेकिन यह पूरी नहीं हो सकी, जिस कारण बीते 1 वर्ष से 2 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे पानी का बहुत समस्या है। अभी क्या है, ये नल पाइप से आ रहा है पानी, तो उसमें भी बहुत परेशानी है। यानी 8 दिन में 1 बार देता है पानी, 15 दिन में 2 बार देता है। और हैंडपम्प का पानी गंदा निकलता है, उसमें लाल पानी आता है, जंक पानी निकलता है, वो यूज नहीं होता पीने का पानी। तो हम लोग परसा टोला से पानी लाते हैं, कभी पानी टंकी से लाते हैं, चेम्बर से चालू रहता है तो चेम्बर से पानी लाते हैं, या तो फिर परसा टोला जाकर के पानी लाते हैं हम लोग। यहाँ पे एक कुआं यहाँ पे समस्या इस बात से है कि मध्य प्रदेश शासन से नलकूप खोदवाया गया है ना, परंतु जितने भी नल खोदे हैं
तो मेरा ख्याल से फ्लोराइड पानी जो है ख़राब वाला दूषित पे यहाँ पे निकलता है जी। और मेरा ख्याल है कि 150-200 स्क्वायर फीट से जब नीचे उतर जाता है उस समय ही मतलब गंदा पानी निकलता है, फ्लोराइड पानी है ना। तो शुरू में तो ऐसा कुछ नहीं है, साफ निकलता है, पर पीने में सही नहीं है। जैसे आजू बाजू में कुएं होंगे? हाँ जी हाँ, है ना, कुएं हैं ना, खेतों में कुएं हैं। कुएं का पानी कैसा रहता है? कुएं का पानी बहुत अच्छा है, मीठा भी है और पीने योग्य भी पानी है कुएं का। तो हैंडपम्प में दिक्कत है? हाँ, हैंडपम्प में दिक्कत इसलिए बनती है कि मेरे ख्याल से 250-300 स्क्वायर फीट जो नीचे जाता है ना, उस समय चट्टाने कटती है। तो चट्टाने कटने से क्या होता होगा कि भाई वो फ्लोराइड पानी रिश्ता होगा उससे। लांजी तहसील के सिहारी गांव में चाचा भतीजे के बीच जमीनी विवाद इस कदर बढ़ गया कि भतीजे ने चाचा पर प्राणघातक हमला कर घायल कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गोपीचंद गुर्दे का विवाद उनके भतीजे गणराज गुर्दे से हुआ, जिस पर भतीजे ने चाचा पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। घायल गोपीचंद को 108 की मदद से लांजी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। राजस्व विभाग की लापरवाही के कारण वारासुनी क्षेत्र के लोग परेशान हो रहे हैं। मंगलवार को यह ऐसा ही मामला सामने आया, जब कुछ लोग जमीन विक्रय करने के लिए तहसील कार्यालय पहुंचे तो उन्हें पता चला कि महीनों पहले बेच चुके जमीन क्रेता का नाम चढ़ा हुआ है। इस कारण राजस्व विभाग में कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिस पर समय रहते अधिकारियों ने सुलह करवा दी। हमने जमीन बेचे थे पिछले साल, रजिस्ट्री कर दिए 70 डिसमिल की, 25 डिसमिल बाकी है जमीन, उसको इस वर्ष बेच रहे। तो रजिस्ट्री नहीं हो पा रही क्योंकि खरीदार का नाम ज्वाइंट हो गया है उसमें, और जो 70 डिसमिल खरीदार ने खरीदा है उसमें भी हमारा नाम ज्वाइंट हो गया, पूरी शामिल में आ गई, इसलिए रजिस्ट्री नहीं हो पा रही। 70 डिसमिल किसको बेचे थे? सरपंच मोइन नकपुरे। मोइन नकपुरे को बेचे थे, तो अब वो मोइन नकपुरे का नाम आपकी इसमें शामिल शरीफ में आ गया है? हाँ, हमारा भी नाम, उनकी 70 डिसमिल में भी हमारा नाम चल रहा है और हमारी जो 25 बची है उसमें भी उनका नाम चल रहा है। तो अभी किसी से चर्चा की है यहाँ आपने? चर्चा की है सर, तो वो बोले अभी कुछ नहीं होता, वो डरा रहे, बात नहीं कर रहे अच्छे। क्या बोले होगा बाद में, अभी कुछ नहीं हो सकता, ऐसा वैसा बोल रहे हैं। और हमको अभी रजिस्ट्री करवाना है, पैसे की ज़रूरत है। ऐसा आना हुआ कि मैंने ज़मीन खरीदा था अपने चाचा के लड़के से, उसमें अभी तक शामिल शरीक में नाम आ रहा है हमारा, जबकि नाम अलग अलग हो जाना था। ज़मीन कब खरीदे थे? 1 साल पहले। 1 साल पहले? तो वो शामिल शरीफ में क्यों दिखा रहा है? कि वो इनकी गलती है। किनकी? ये यहाँ की तहसील की और कंप्यूटर ऑपरेटर की, और जो पटवारी था वही की, उसकी, दोनों की गलती। तो आपने चर्चा की है इस संबंध में? क्या बोलते? बात तमीज़ से नहीं करते और भ्रष्टाचार की दुकान खुली हुई है, वो जो पसीने खोल के बैठा है। क्या बोले उन्होंने? अभी मैं बोलने गया उसके बाद में तो क्या बोलता है, होगा बाद में। जितेन जो एक और हमारा लड़का है वो ऑपरेटर, वो बोलता है बाद में काम होगा। अभी क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या ये आ रही है कि हमारा शामिल में जब हमने 1 साल पहले रजिस्ट्री कर ली है, स्टाम्प पास हो गया है, तो फिर नाम अलग अलग हो जाना चाहिए कि नहीं? आपके पास स्टाम्प आपके नाम का है? ये मेरे पास में रखा, देखो ये लो कापी लो। तो आपके पास आपके नाम का स्टाम्प है, मगर ये यहाँ पे सरकारी रिकॉर्ड में नहीं चढ़ाया इन्होंने? इन लोगों ने नहीं चढ़ाया, पूरी भ्रष्टाचार की दुकान खुली हुई है तहसील में। इस विषय में दूरभाष पर चर्चा के दौरान तहसीलदार तीरथ प्रसाद अरहरिया ने बताया कि राजस्व विभाग से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें बड़ी त्रुटि हुई है, उस पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को गायत्री शक्तिपीठ लांजी में गायत्री जयंती गंगा दशहरा पर्व मनाया गया। इस अवसर पर सुबह से ही गायत्री शक्तिपीठ में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित जनों द्वारा भजन कीर्तन और विविध कार्यक्रम में हिस्सा लिया गया। नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी उकवा निवासी उमेश अग्रवाल को 3 वर्ष का कठोर कारावास और 6,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद गुप्त जिला बालाघाट द्वारा विशेष सत्र प्रकरण में आरोपी उमेश अग्रवाल, पिता रामदास अग्रवाल, उम्र 38 वर्ष, जाति अग्रवाल, निवासी वार्ड नंबर 10 उकवा, थाना रूपझर, जिला बालाघाट को धारा 354 के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास और अर्थदंड लगाया गया है।
जनपद पंचायत वारासिवनी अंतर्गत ग्राम पंचायत डोके निवासी शेषराम बैजनाथ कटरे के मकान में 6 जून को शॉर्ट सर्किट से आग लगने से पूरा मकान और गृहस्थी का सामान जलकर स्वाहा हो गया। आगजनी की जानकारी लगने के बाद खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल गत दिवस पीड़ित परिवार से मिलकर हर संभव मदद करने के लिए आश्वस्त किया था। मंत्री श्री जायसवाल ने पीड़ित शेषराम बैजनाथ कटरे को खुद मदद करते हुए बुधवार को मंत्री प्रतिनिधि कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष भोजेश पटले ने मंत्री प्रदीप जायसवाल के आदेश पर उन्हें 8,000 रुपए की राशि प्रदान की और हर संभव मदद करने की बात कही। हमारे ग्राम डोके के 2 प्रसव हैं, गरीब प्रसव, एक शेषराम कटरे और बैजनाथ कटरे। दोनों व्यक्तियों का पिछले 6 तारीख को मकान लाइन के शॉर्ट सर्किट होने से पूरी तरह जल गया। यहाँ तक कि उनका घर इस तरह जला है कि उनके पास खाने पीने का, कपड़े, तमाम उनकी जीवन उपयोगी सामग्री जितनी भी थी पूरी जल करके खाक हो गई। इस संबंध में 9 तारीख को हमारे क्षेत्र के लाडले विधायक और मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सम्माननीय प्रदीप जायसवाल जी को जब यह जानकारी लगी कि उनके विधानसभा क्षेत्र के गरीब परिवार का मकान जल गया, तो वे स्वयं वहाँ पर देखने गए और जब उन्होंने वहां जाकर के देखा तो उनको शासन से हर संभव मदद कराने का आश्वासन दिया, उनको आश्वस्त किया और व्यक्तिगत रूप से भी उन्हें मदद करने के आश्वासन दिए। जिस तारतम्य में आज उनको दोनों पीड़ित परिवार को 8,000 रुपये माननीय मंत्री सम्मानित प्रदीप जायसवाल जी की ओर से व्यक्तिगत मदद की गई। वारासिवनी नगर के सराफा बाजार में स्थित नवीन हनुमान मंदिर में गत 6 जून से जारी हनुमान लला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम का 12 जून को हवन पूजन एवं 56 भोग लगाकर महाप्रसादी का वितरण किया गया। हजारों भक्तों ने प्रसादी ग्रहण कर धर्म लाभ अर्जित किए और 6 दिवसीय महोत्सव कार्यक्रम का समापन किया। बाबा के नाम का खुशी की बात है, पिछले कई दिनों से हमारा सराफा मार्केट में स्थित सिद्ध हनुमान लला जो मनोकामना पूर्ण मंदिर था वो जिलसिल हो चुका था। कमेटी द्वारा और समस्त नगरवासियों के सहयोग से उसे नवनिर्मित बनाया गया और मूर्ति की स्थापना की गई। बड़े पूरी तरह से 7-8 दिन तक प्रतिष्ठान किया गया। बाहर के हमारे पंडित लोग आए थे, लगातार अभिषेक चलता रहा, पूजा पाठ चलती रही। आज अंतिम दिन हवन और महाभंडार चल रहा है। इस मंदिर के बनने से इस एरिया में रौनक आई है और कई दिन से जिलसिल था। हनुमान जी का मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है। आज पूरे शहर में उत्साह का माहौल है, पूरे शहर के भक्त जगह पहुँचते हैं, माता बहन पहुँची है, बहुत आवश्यकता थी। तो कहा जाता है कि मंदिर सिद्ध हनुमान बाबा जी जो अपने पुराने गर्भगृह में थे उनको नए नूतन गर्भगृह में लाने के लिए जो उद्धार निहित है हिंदू धर्म में, उसके अनुसार 6 से 12 जून तक के कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके बारे में उनकी प्रेस वार्ता में दी गई थी और उसका महाप्रसाद के साथ समापन मंदिर का मुख्य केंद्र में जो बाबा जी हमारे हनुमान जी जो बाल स्वरूप में है और बहुत चमत्कारिक माने जाते हैं और चूँकि ये बहुत झील अवस्था में हो गया था। वारासिवनी नगर के वार्ड नंबर 2 की नालियां और अंबेडकर भवन में हो रहे कार्यक्रमों का खराब भोजन रोड किनारे जमा हो रहा है। गंदगी की बदबू से वार्ड वासियों का जीवन मुश्किल हो रहा है। नगरपालिका प्रशासन सफाई नहीं करवा रही है, जिससे वार्ड वासियों में आक्रोश व्याप्त है। अंबेडकर भवन में कार्यक्रम के दौरान बनाए गए भोजन से बचा हुआ वेस्टिंग सब्जी चावल को नाली में बहाया जा रहा है, जिसकी बदबू से वार्ड वासियों को विभिन्न प्रकार की बीमारी होने का अंदेशा है। दिना दोबार हो गया आप लोगों का, हो गया है, करीबी है, करीब में बाद में पास में रहते हैं और बहुत परेशानी का सामना झेलना पड़ता है। इस बात यानी बाहर निकलना और मुश्किल हो गया आप लोगों को। जैसे वहाँ के जो खराब भोजन है, जो चावल है, तो सेवन करने से भी गायों की मौत हो रही है। हाँ होती, जो भी गाय आती खाती है और
जब से अम्बेडकर भवन का निर्माण हुआ है। अम्बेडकर बनाया गया, उसे सार्वजनिक कामों को दिया जाता है, पर अभी तक उसके पीछे के जो निकलता है उसका मटेरियल या जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसके निकासी की व्यवस्था नहीं है। इसमें हम लोग मैं खुद दौरा किया था और वहाँ कोई जगह नहीं जहाँ से कोई नाली निकाली जाए। तो बीच में इंजीनियर को हमने भेजे थे, उन्होंने सोचा है कि वो नहर के बाजू से ऐसा कुछ बनाया जाए कि वहाँ जो वेस्ट मटेरियल है, जो खाना वाना बचता है वो ना रहे। इससे धीरे क्या होता है, तो नाश मारता है, बदबू मारता है। आप देखेंगे बहुत जल्दी हम प्रयास करेंगे कुछ नाली या कुछ सोपीट कुछ बने कि मोहल्ले वासियों को तकलीफ ना हो और वहाँ जो वेस्ट बच्चा रहता है वहाँ जमा ना रहे। इससे प्रयास जल्दी करेंगे। सोपीट करता या फिर नाली सोपीट तो बनाया है, पर उसके बाद जो समझा रहा है स्थायी हल निकले। सोपीट में क्या कुछ बदबू लगता है वहाँ पानी जमा होकर, क्योंकि वहाँ अनाज रहता है, शादियाँ होती हैं, तो जब अनाज सड़ता है तो बदबू करता है। हम चाहते हैं कि नाली को निकल जाए नहर के बाकी से। हम देख के आए थे, सब इंजीनियर सीओ सब गए थे, ऐसी कोई नाली बन जाए, बड़ी नाली, जिससे कि उस मोहल्ले के पानी के साथ साथ जो वेस्ट मटेरियल है जो मिट्टो हमका वो भी निकल जाए और मोहल्ले वालों को इस तरह की दिक्कत का। खरीफ की फसल को समर्थन मूल्य में खरीदी करने का शासन का नियम निश्चित ही किसानों के लिए राहत भरा है, लेकिन फसल का भुगतान नहीं करना यहां बेहद परेशानी भरा है। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे 1 सैकड़ा से अधिक किसानों ने अपनी आपबीती बताई कि दिसंबर और जनवरी माह में सोसाइटियों में धान जो दी थी उसका पैसा अब तक नहीं मिला। सोसाइटी के चक्कर काट के थक गए हैं, वह अंतिम आस अब जिला प्रशासन से बची हुई है। 5 महीने से फसल का भुगतान नहीं हुआ, जिला प्रशासन से गुहार लगाई है। उन्होंने 1 सप्ताह के भीतर भुगतान होने की बात कही है। वो हमारे सोसाइटी में जो धान दिए उसका पैसा नहीं आया। कौन सी सोसाइटी नाम दिया था? कारंजा सहकारी समिति से। ये अपना तिरनापुर? नहीं सर, लांजी में। अच्छा, तो अभी तक भुगतान नहीं हो पाया? नहीं सर, नहीं हुआ। तो केवल आप अकेले जिनका भुगतान नहीं हुआ या और भी लोग हैं? और भी लोग हैं सर, सब आगे पीछे आ रहे हैं सर, मैं अकेला आया हूँ सर। तो अभी मिले कलेक्टर साहब? नहीं मिले? नहीं मिले सर, वो उनको दिए आवेदन वगैरह दिए, जो कुछ बना करके लाए थे, तो बोले 2-4 दिन में समाधान हो जाएगा, ऐसा बोले। लामता की टाकाबर्रा सोसाइटी में हमने अपनी उपज समर्थन मूल्य पर बेची थी, जिसका 5 माह बाद बीत जाने के बाद भी भुगतान नहीं हुआ। लामता के करीब टाकाबर्रा सोसाइटी है, जिसमें हमने अपनी उपज की धान को विगत 4 महीने पूर्व दिया हुआ है, जिसका पेमेंट आज तक हमको प्राप्त नहीं हुआ है। अभी 15 तारीख तक अंतिम समय है, मतलब अपने कर्जों को चुकाने के लिए। यदि ऐसी स्थिति में हमारा पेमेंट नहीं होता है तो हमारे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई और रास्ता है नहीं। कलेक्टर के निर्देशों के तहत आम जन की सुविधा को लेकर जिले के डाइट संस्थान में आधार केंद्र की व्यवस्था की गई है, लेकिन इस केंद्र में आने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस केंद्र में करीब आधा सैकड़ा से अधिक लोग आधार संबंधी समस्या को लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें घंटों केंद्र में इंतजार करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में लोगों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। यहाँ पर किस लिए आते हैं आप? आधार कार्ड अपडेट करवाने। अच्छा, क्यों आवश्यकता पड़ी आपको? फॉर्म डालना है बीएससी का। अच्छा। मतलब वहाँ लग रहा है अपने को। अच्छा, तो इसलिए बहुत अर्जेंट और जरूरी है। फॉर्म की डेट कब है? लास्ट डेट 17 तारीख। 17 तारीख। तो अपडेट के लिए कितने दिन का समय मांगा है, कब तक हो पाएगा? अपडेट तो अभी हम आज ही आए, पर बहुत टाइम हो लग रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर व्यवस्था कुछ नहीं है क्या? व्यवस्था अभी कम है। मतलब किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए? इस प्रकार की बोले तो काम थोड़ा जल्दी होगा तो अपन लोग कॉलेज में भी जल्दी वो करेंगे, क्योंकि हमें को काउंसलिंग भी करवाना है ना। अच्छा, काउंसलिंग करवाना। दिक्कतें हो रही हैं। हाँ। क्या नाम है? हमारे फिंगर जोर से बोलो। अंगूठा नहीं आ रहा है, उंगलियां। अच्छा, तो आपके क्षेत्र में कहीं आधार कार्ड केंद्र नहीं है? तो वहाँ क्या दिक्कतें आ रही हैं? बोलते कि अभी फिंगर नहीं आ रही, तो क्या तो यहाँ पर फिंगर आएगी ऐसा लग रहा है? अभी पता चलेगा। किस प्रकार? आधार कार्ड। अच्छा, किस प्रकार की समस्या जा रही है? नाम जुड़वाना। अच्छा, नाम जुड़वाने के लिए आधार कार्ड के लिए आए थे आप? कब आए थे आप? 11 बजे से। यानी 11 बजे से आए, अभी तक आपका नहीं हो पाया? क्यों नहीं हो पाया, पूछिए आप। वो अभी हम वहाँ पे जमा किए तो अभी टाइम लगा। और कितना देर लगेगी आपने पूछे नहीं? वहीं इस मामले में कंप्यूटर ऑपरेटर का कहना है कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। सुधार भी हो रहे हैं, नए भी बन रहे हैं, जो चीज़ है सब हो रहे हैं उसमें। अच्छा, अपडेशन के लिए काफ़ी छात्र यहाँ पहुँचे हैं, उनको किस प्रकार की व्यवस्था दी जा रही है? सर उनका कर ही रहे हैं। यानी किस तरीके से यानी किया जाता है? जो उनकी समस्या है, उनके समस्या के हिसाब से काम किया जा रहा है स्कूल में। अच्छा, आधार अपडेशन की कितनी शुल्क है आपको? 50। अच्छा, यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग हैं, तो क्या लगता है और व्यवस्था बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? सर व्यवस्था बढ़ाने की पूरी उम्मीद है,
अब देखो क्या होता है। तो जैसे अभी आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है, हाँ, वो काफ़ी नहीं लग रहा है मुझे भीड़ को देखते हुए। तो क्या है, अभी 1-2 मशीन चालू करने का और चल रहा है अपना, चालू हो जाए तो अच्छी बात। सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं को लेकर मानव अधिकार आयोग मित्र फिरोजा खान ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात कही है। पत्रकारों से चर्चा के दौरान आयोग मित्र फिरोजा खान ने बताया कि सरकारी स्कूलों में, खासकर प्राथमिक स्कूलों में बच्चों के लिए बैठक व्यवस्था नहीं होती, जिसके कारण उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या की वजह से छात्रों को अस्थि संबंधी रोग होने की संभावना भी बनी रहती है। उन्होंने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से मांग की है कि सरकारी स्कूलों में आने वाले बच्चों को बेहतर सुविधा प्रदान करने में वे अपनी अहम भूमिका अदा करें। मैंने शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 में लागू हुआ, उसको मैं काफ़ी दिनों से देखते हुए आ रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ इसमें कमियां भी नज़र आई बच्चों के अधिकारों को लेके, क्योंकि शासन प्रशासन स्तर पर जो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, बहुत अच्छे प्रयास, उनका उद्देश्य ये है कि बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छे से अच्छी बच्चों को व्यवस्थाएं दी जाए। लेकिन हमने देखा, अभी वर्तमान में मैं देख रही हूँ कि जो बच्चे प्राइमरी स्कूल के सरकारी स्कूलों में जो पढ़ रहे हैं, वो 90% बच्चे आज भी नीचे बैठते हैं। और नीचे बैठना बुरी बात नहीं है, हमने भी शिक्षा नीचे बैठ के ग्रहण की, लेकिन मैं समझती हूँ कि उस टाइम बच्चों की एक टाइम टेबल हुआ करता था। कोई बच्चा लंबे पैर करता है, कोई पूरी पीठ पूरी झुका के लिखता है। तो मैं समझती हूँ उनके पोस्चर पर बहुत गलत असर पड़ रहा है, उनके स्वास्थ्य पे बहुत गलत असर पड़ रहा है, और स्वास्थ्य भी एक अहम मुद्दा है बच्चों के अधिकारों के लिए। लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम के तहत आमजन में जागरूकता लाने के लिए शासन के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वहीं जागरूकता को लेकर महिला बाल विकास विभाग को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन इस विभाग के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता लाने के लिए अब तक सकारात्मक प्रयास नहीं किया गया है और न ही अब तक कोई कारगर योजना तैयार की गई है। इस संदर्भ में महिला बाल विकास विभाग की सहायक संचालक वंदना धूमकेती ने कहा कि पॉक्सो एक्ट की जानकारी तमाम परियोजना में कार्यक्रम के माध्यम से दी जानी है, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। महिला बाल विकास विभाग की तरफ से ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे यहाँ जैसे बालाघाट जिलों में 11 परियोजना है। हर 11 परियोजनाओं में एक परियोजना लेवल पर वर्कशॉप कराई जा रही है। जो जैसे हम आज अभी तक मैडम सिर्फ लाल बर्रा के अलावा कहीं भी सभी जगह अभी हो रही है। 13 तारीख को वारासिवनी में है, इसके अभी सभी परियोजनाओं में होंगी। और जैसे अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में कह रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग नुक्कड़ नाटक का आयोजन करते हैं। अभी तक ऐसे कोई कार्यक्रम हुए हैं? पिछले वर्ष जब से हमारा समेकित बाल संरक्षण योजना चल रहा है, तब से हम लोग हर वर्ष नुक्कड़ नाटक या फिर मेला प्रदर्शनी में भी हम इस दोनों अधिनियमों का प्रचार प्रसार करते हैं। स्कूलों में जाते हैं, जितनी भी ऐसी संस्थाएं जहां बच्चे रहते हैं। लेकिन मैडम अभी इस वर्ष जो है देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसी प्रकार के भी आयोजन नहीं हुए हैं, जहाँ तक हमको जानकारी। देखिए, पिछले वर्ष हम लोग करवा चुके हैं, अब इस वर्ष के हमारे शुरू होने वाले हैं, यानी तैयारी के। जी। अच्छा मैडम, क्या कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की घटनाएं होती है, नाबालिग बच्चों के साथ इस तरह? इसका प्रमुख कारण यही है कि बच्चों के माता पिता या फिर आसपास रहने वाले या खुद बच्चों, उन्हें पता नहीं रहता है कि ऐसे अगर घटना हो जाए तो हमें कैसे बच्चों को बचाना है, या फिर बच्चे खुद नहीं जानते कि उनके साथ क्या हुआ है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत तमाम जानकारी के लिए कलेक्टर कार्यालय में आज सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों को पॉक्सो एक्ट से अवगत कराया गया। इस संदर्भ में महिला बाल विकास विभाग के सहायक संचालक वंदना धूमकेती के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। पोर्नोग्राफी के लिए किसी भी वस्तु को किसी देश में जो व्हाट्सएप पर पकड़ा गया है, उसको ज़्यादा नहीं 228 कुछ देशों के सदस्य थे, देशों के जो किताब पूरा है। और ये लोग आया रहते हैं बच्चों की सेक्सुअल एक्टिविटी या इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल या अन्य माध्यम से हम में से किसके साथ। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो कानून और अधिनियम बने हैं, जैसे कि किशोर न्याय अधिनियम और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, इसके संबंध में एक प्रशिक्षण आयोजन किया गया है। इसमें सभी ऐसे डिपार्टमेंट जो 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए काम करते हैं, जैसे महिला बाल विकास हो गया,
जिला चिकित्सा का ऑफिस से और बाल कल्याण पुलिस अधिकारी और जितने बाल कल्याण समिति हमारे यहाँ से JJB, इन सभी का एक प्रशिक्षण रखा गया है। इसमें हम लोगों ने भोपाल से आवाज़ संस्था से प्रकाश दुबे जी हैं जो ट्रेनर के रूप में आए हुए हैं। बुधवार को बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन ने अपने निवास स्थान पर ईद मिलन समारोह का आयोजन किया। आयोजन में उपस्थित मुस्लिम धर्मावलंबियों ने कार्यक्रम के प्रति विधायक गौरीशंकर बिसेन का आभार व्यक्त किया। रमजान के पवित्र माह के बाद मनाई जाने वाली ईद समाज में शांति, प्रेम, भाईचारे का संदेश देती है। ईद एकता और आपसी सौहार्द को और अधिक मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करती है। ईद मिलन समारोह के दौरान उपस्थित मुस्लिम धर्मावलंबियों ने ये बात कही। के चुनाव शुरू हुए, पहला आम चुनाव 1952 में आप सबको बताया। उस सरकार से मकान हमारे बड़े भैया किसी में हमारे आशीष भतीजे जिससे बना। मेरा बताने का ऐसा है कि 70 चाचा है 13 चाचा के वो भी एक भी दो नहीं, हमारी बात ये पता एक ही था, एक ही मनोरंजन का साधन तकलीफ आई तो उनके दर्शन करने के लिए 30,000 की बढ़ाते हैं 32,000। और बालाघाट के वे मुस्लिम 3 सेना सत्ता परिवर्तन करती है। क्यों साहब गलत बोल रहा हूँ? पाकिस्तान में सेना परिवर्तन करती है, सत्ता तो। माननीय गौरीशंकर बिसेन जी ने सभी मुस्लिम भाइयों के लिए ईद मिलन समारोह का आयोजन अपने घर पे किया है। हम सभी मुस्लिम समाज की ओर से माननीय गौरीशंकर बिसेन जी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इतनी तादाद में मुसलमानों को बुलाया है पूरे ज़िले से, और हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि ईद मिलन समारोह उन्होंने अपने बंगले पे कराया है और सभी मुस्लिम भाइयों को बुलाया। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भीषण गर्मी में बरामदे में जमीन पर बैठकर छात्रों ने किया पर्चा हल। नवविवाहिता की जलकर मौत, परिजनों ने लगाया ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना का आरोप। वित्तीय संकट से जूझ रही नगरपालिका, लिए जा सकते हैं कड़े फैसले। नगर में फिर छा सकता है जल संकट, वेनगंगा में 8 दिन का पानी। शिक्षकों की परीक्षा पर संगठनों ने जताया विरोध। शासन का बड़ा फैसला, छात्राओं का महाविद्यालय पंजीयन होगा निःशुल्क। और नाबालिग से छेड़छाड़, आरोपी को 3 साल की सजा। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balaghateexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगली न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।